बानसूर महाविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस प्रथम में सत्ता की अवधारणा का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सत्ता की अवधारणा का अर्थ देखेंगे। तो सत्ता का अर्थ इस प्रकार से है कि सत्ता किसी संगठन में स्थापित वह वैधानिक शक्ति है जिसके द्वारा सभी निर्णय लिए जाते हैं, वह सभी कार्य एवं दायित्वों का समन्वय किया जाता है, उसे ही सत्ता कहते हैं। तथा सत्ता का संगठन में वही स्थान है जो मानव के शरीर में उसकी आत्मा का होता है। अतः सत्ता आदेश देने व पालन करवाने का अधिकार है, जिसमें उच्च अधिकारी आदेश देता है और अधीनस्थ कर्मचारी उनका पालन करते हैं। उसके बाद सत्ता की हम परिभाषा देखेंगे। तो यहाँ पर सत्ता की जो परिभाषा दो विचारों के आधार पर है। प्रथम विचारक का नाम है हेनरी फेयोल। तो हेनरी फेयोल ने सत्ता का जो अर्थ दिया है वह इस प्रकार से है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन करवाने की शक्ति है। दो नंबर विचारक है जिसका नाम है डेविस के अनुसार। तो सत्ता निर्णय लेने व आदेश देने का अधिकार है। सत्ता व शक्ति का सत्ता में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। सत्ता का रूप एक प्रकार से कानूनी है, जबकि शक्ति का रूप कानूनी होना आवश्यक नहीं होता है। शक्ति को कानून का रूप दे दिया जाता है तो वह सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद हम सत्ता के प्रकार देखेंगे। तो सत्ता के प्रकार को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। प्रथम प्रकार है रेखाधिकार सत्ता, नंबर 2 है स्टाफ अधिकार सत्ता, नंबर 3 है क्रियात्मक अधिकार सत्ता। प्रथम प्रकार देखेंगे रेखाधिकार सत्ता किसे कहते हैं। तो रेखाधिकार सत्ता का तात्पर्य निर्णय लेने के अधिकार सत्ता से माना है, जो समस्त उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थों के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। यदि इस रेखाधिकार में जो आदेश दिए जाते हैं, अगर उन आदेशों का संगठन में विरोध या अतिक्रमण न किया जाए तो उच्च अधिकारी या उच्च स्तर से निम्न स्तर तक प्रत्येक आदेश पहुंचाए जा सकते हैं, जिसका उद्देश्य कल्याण से संबंधित कार्य या संगठन के कार्यों में कार्यशीलता बनाना होता है। उसके बाद है स्टाफ अधिकार सत्ता। स्टाफ अधिकार सत्ता का अर्थ सेवा करने से लिया गया है, जिससे व्यक्तियों का परामर्श और सहायता पहुंचाने का कार्य करती है। रेखाधिकार सत्ता एक लंबवत रूप में होने से उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थ के बीच परामर्श का कार्य करती है, जिसके कारण स्टाफ अधिकार सत्ता का प्रवाह किसी भी दिशा में किया जा सकता है। नंबर 3 है क्रियात्मक अधिकार सत्ता। क्रियात्मक अधिकार सत्ता निर्णय लेने का अधिकार कहलाता है, जिसका एक निश्चित कार्यक्षेत्र नहीं होता है तथा इसमें आदेश की एकता का विरोध होता है, जिसके आधार पर क्रियात्मक अधिकार सत्ता को सीमित अधिकार सत्ता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद सत्ता पालन के आधार हैं। तो यहाँ पर सत्ता पालन के आधार को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम है विश्वास, नंबर 2 है एकरूपता, नंबर 3 है दबाव, नंबर 4 है वैधानिक। तो विश्वास एक व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करता है जिसमें उसका गहरा विश्वास है। नंबर 2 है उन लोगों के परामर्श और सुझावों को अधिक महत्व देता है जो उसके कुछ एकरूपता रखते हैं। नंबर 3 है दबाव। कभी कभी सत्ताधारी के दबाव के कारण भी व्यक्ति को सत्ता का पालन करना पड़ता है, जैसे सर्वोच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मचारियों से दबाव के माध्यम से अपने आदेशों का पालन करवाते हैं। वह सत्ता पालन का
अंतिम जो तरीका वैधानिक को माना है, जिससे कानूनी रूप में उच्च अधिकारियों के नियमों का अधीनस्थ के द्वारा पालन किया जाता है, क्योंकि यह विधि के अनुरूप ऐसा नियम है। उसके बाद हम मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता पालन के प्रकार देखेंगे। तो मैक्स वेबर ने सत्ता पालन के आधार को या इसके प्रकार को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। प्रथम प्रकार है पारंपरिक सत्ता, नंबर 2 है करिश्माती या श्रद्धा पर आधारित सत्ता, नंबर 3 है वैधानिक सत्ता। तो प्रथम पारंपरिक सत्ता क्या है? तो आम जनता और अधीनस्थ किसी शासक अथवा वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का पालन करते हैं तो वह सत्ता का परंपरागत आधार होता है। उनके आदेश इसलिए वैध होते हैं क्योंकि वे किसी परंपरा या प्रथा पर आधारित होते हैं। ऐसी सत्ता की 2 विशेषताएं मानी है। नंबर 1 है रीति रिवाज पर आधारित होना और नंबर 2 है व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिता। जो व्यक्ति आदेश का पालन करते हैं उसे अनुयायी कहा जाता है। वे मालिक के आदेशों का पालन व्यक्तिगत वफादारी तथा उनकी सम्मान स्थिति होने के कारण करते हैं। जैसे धर्मगुरु, पोप, महंतों को परंपरागत सत्ता का प्रतीक माना जाता है तथा राजतंत्रात्मक व्यवस्था को व्यक्तिगत व स्वेच्छाचारिता का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद है करिश्माती या श्रद्धा पर आधारित सत्ता 2 नंबर प्रकार है, जिसमें अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी या आम जनता नेताओं के आदेशों को इस आधार पर न्याय संगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत जादुई प्रभाव है, तब इसे करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं या श्रद्धा पर आधारित सत्ता कहते हैं। आम जनता नेताओं के निर्देशों का इसलिए पालन करती है कि वह उनकी योग्यताओं और दैवीय गुणों में विश्वास करती है, न कि किसी पद या नियमों में। इसमें अधीनस्थ अनुयायी होते हैं और अपने प्रिय नेता के करिश्माती एवं आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण उसके आदेशों का वे पालन करते हैं। नंबर 3 है वैधानिक सत्ता। तो अधीनस्थ किसी आदेश को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा करना कानूनी, तार्किक और संवैधानिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है, तो इस स्थिति में सत्ता को वैधानिक माना जाता है। उसके बाद हम सत्ता के कार्य देखेंगे। तो यहाँ पर सत्ता के द्वारा जो प्रथम कार्य किया जाता है तो जनता और उच्च कर्मचारी और अधीनस्थों के बीच उत्तरदायित्व सौंपने का कार्य करती है। नंबर 2 है सत्ता का दूसरा जो कार्य निर्णय लेने में और कानून के निर्माण में विशेषज्ञों की योग्यता के आधार पर इसका निर्धारण करती है। नंबर 3 है सत्ता का अंतिम या महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य किया जाता है। उसके बाद सत्ता के स्रोत हैं। तो सबसे पहले हम स्रोत का अर्थ जानेंगे। तो वे माध्यम जिनके माध्यम से सत्ता का संग्रहण किया जाता है तो उसे ही सत्ता का स्रोत कहते हैं, जिसको मुख्य रूप से यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है औपचारिक सत्ता का स्रोत। जनता किसी अधिकारी के आदेशों का पालन केवल देश के संविधान के आधार पर मानकर करती है तो उसे सत्ता का औपचारिक स्रोत कहते हैं, अर्थात यह स्रोत सत्ता का साधन देश के संविधान को मानता है। नंबर 2 है स्वीकृति सत्ता। दूसरा स्रोत स्वीकृति को माना है तथा इसमें अधीनस्थों की स्वीकृति का होना आवश्यक माना है, जिसकी स्वीकृति से सत्ता वास्तविक और अर्थपूर्ण देखने को मिलती है जब अधीनस्थ अपनी स्वीकृति दे देते हैं। नंबर 3 है सक्षमता। सत्ता का यह स्रोत व्यक्ति की योग्यता और उसकी सक्षमता को महत्वपूर्ण मानता है, जिसमें यह कहा है कि जिस व्यक्ति में योग्यता और सक्षम के गुण होंगे वही व्यक्ति अपने आदेशों का पालन स्वतः ही करवा लेगा। उसके बाद चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार सत्ता की अवधारणा है। तो चेस्टर बर्नार्ड ने सत्ता की जो अवधारणा को इस प्रकार से अपने विचारों में प्रदर्शित किया है कि सत्ता की विचारधारा अधीनस्थ से उच्च अधिकारी की ओर जाने वाली सत्ता है, जो कि अधीनस्थों की स्वीकृति पर आधारित है
उन्हें प्रबंधक की सत्ता का वास्तविक स्रोत उच्च पद अथवा स्थिति को नहीं माना, बल्कि अधीनस्थ कर्मचारी और उसके द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति को सत्ता का वास्तविक उद्गम माना है। आदेशों की स्वीकृति के संबंध में बर्नार्ड ने उदासीनता के क्षेत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसकी स्वीकृति योग्यता की दृष्टि से समस्त आदेशों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। नंबर 1 है, कुछ आदेश ऐसे होते हैं जो स्वीकृति योग्य नहीं होते हैं, अर्थात अधीनस्थों द्वारा उनका पालन नहीं किया जाता है। नंबर 2 है, कुछ आदेश तटस्थता की पंक्ति पर होते हैं, अर्थात वे मुश्किल से ही स्वीकार या अस्वीकार किए जाते हैं। नंबर 3 है, तीसरी श्रेणी में वह आदेश आते हैं जो अधीनस्थों द्वारा निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं। उसके बाद सत्ता की कुछ सीमाएं या आलोचनाएं हैं। नंबर 1 है, तकनीकी सीमाएं। प्रौद्योगिकी का विकास काफ़ी तीव्रता से हो रहा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वही काम सौंपा जाना चाहिए जिसमें वह दक्ष है। यदि आवश्यक तकनीकी ज्ञान किसी व्यक्ति में न हो तो वह अपनी अधिकार सत्ता का सही रूप से संचालन नहीं कर पाएगा। नंबर 2 आलोचना है, प्राकृतिक सीमाएं। जलवायु, वातावरण, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संकट आदि इस अधिकार सत्ता को सीमित करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 3 है, आर्थिक सीमाएं। प्रबंधकों की सत्ता काफ़ी विस्तृत हो सकती है, फिर भी सत्ता के पास उपलब्ध आर्थिक साधन की कमी उनके अधिकार सत्ता को सीमित करती है। 4 नंबर है, जैविक सीमाएं। प्रबंधक को अपने अधीनस्थों को ऐसे आदेश नहीं देने चाहिए जिन्हें अधीनस्थ इसलिए पूरा न कर सके क्योंकि उनकी पूर्ति से जीवन समाप्त होने का खतरा होता है, जैसे जहर चखने का आदेश देना, बिना किसी उपकरण के माध्यम से बिजली पर कार्य करने का आदेश देना। नंबर 5 आलोचना है, मनोवैज्ञानिक सीमाएं। प्रबंधकों की अधिकार सत्ता को अधीनस्थों की प्रतिक्रियाएं भी प्रभावित करती हैं, इसलिए अधिकार सत्ता का प्रयोग करते समय प्रबंधकों को संभावित प्रतिक्रियाएं ध्यान में रखनी चाहिए। अंतिम सीमा है, जनसाधारण, श्रम संघों की कार्यवाही, सामाजिक परंपराएं एवं प्रथाएं, समूह व्यवहार आदि अधिकार सत्ता को सीमित करने वाले घटक होते हैं। इस प्रकार से यह सत्ता की अवधारणा की अंतिम आलोचना मानी है।